GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आम तौर पर जो है वो जो मिलिट्री सतह पर जो तब्दीलियां होती हैं, ख़ास तौर पर फ़ौज जो करती है और जो बड़ी तकरीरें होती हैं, वो अमूमी तौर पर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ के दरमियान बड़ी खामोशी से अदा होती हैं। लेकिन ये जो तब्दीलियां गुज़िश्ता हफ्ते हुई और उसके बाद जब ये ख़बर 2 दिन पहले लीक हुई कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे कि मौजूदा यानी जो गुज़र गए DGSI फैज़ हमीद को जो है मज़ीद रखा जाए, और लेकिन इस दौरान वो सब नाम आ गए कि फैज़ हमीद जो हैं वो पेशावर भेजे जाएंगे और जो कराची के DG जो हैं कोर कमांडर वो DGSI आएंगे, फिर और भी तब्दीलियां आईं। लेकिन इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस की ही या प्राइम मिनिस्टर की गलती समझा जाएगा कि उनके कुछ नादान दोस्तों ने इसको जो है मीडिया में ले आए। और तो और मुझे हैरत ये हुई कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक MNA गालिबन जो चीफ वेफ का ओहदा रखते हैं, वो इतने हसास इतने बड़े इदारों के हवाले से टेलीविज़न पे ये फरमा रहे हैं कि अफ़गान सूरत हाल के सबब जो है वो जनरल फैज़ हमीद को जो है वो वज़ीर आज़म रखना चाहते थे। फिर ये आप फरमाने लगे कि जनाब अब वज़ारत दफ़ा जो है 3-4 नाम GHQ भेजेगी और फैज़ हमीद का अफ़गानिस्तान के हवाले से और इंटरनल मामलात के हवाले से होना ज़रूरी था। फिर जो तर्जुमान आए हमारे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इस सूरत हाल को और ज़्यादा मेरे ख़्याल में अपने बयान से संगीन बना दिया। मैंने सोचा कि हमारे बड़े अहम सेंटर्स रहे, और इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन रहे, सेनेटर हैं जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। शुक्रिया जनरल साहब। मैंने कहा ना, आप एक ऐसे ओहदे पे भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर बड़े बड़े पैसे वाले इदारों के साथ, और आपका एक पूरा फ़ौजी कैरियर रहा है। फ़ौज एक इदारा है, तो ये जो जब एक आ चुका था फैसला, यानी रिलीज़ हो चुका था फ़ौज की तरफ से कि ये तब्दीलियाँ आएंगी, उसके बाद ये ख़बर लीक की गई, करवाई गई, और फिर मैंने कहा ना कि MNA जो हैं, यानी कोई अगर वज़ीर दिफ़ा कहता, वज़ीर ख़ारजा कहता, कोई तर्जुमान कहता, तो इसे किस तरह देखते हैं, क्या मकासद होंगे या क्या इससे फ़ायदा हुआ? जी मुजाहिद भाई, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अनवारंटेड किस्म की ये गुफ्तगू हुई, और ये जो वाक़या पेश आया इसमें हम ये चाहते हैं कि ना हमारे आर्म फोर्सेस जैसे बड़े पाकीज़ा और बड़े इम्पॉर्टेंट अदारे पे हरफ आए, और ना हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर है या उसका ऑफिस है उसके ऊपर को हरफ आए। तो उसके लिए ज़्यादा दानिशमंदी यही होती है कि आप इन अहदों के लिए जो इम्पॉर्टेंट की अहदे हैं वहाँ बैठ के पसी चिलमन आपस में बात करते हैं और किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ें बाहर जो आई, और फिर MNAs वगैरह जिनका कोई अपना डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है, ना वो स्टेट क्राफ्ट को सही समझते हैं, ना वो आर्म फोर्सेस की फंक्शनिंग को समझते हैं, ना वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की नज़ाकतों का उनको कोई पता है, तो वो आके इस तरह बयानात देते रहे जो कि अफसोसनाक है। मैं आपको ये बताऊं मुजाहिद भाई कि ये जब पाकिस्तान बना था ना, तो जो हमने इनहेरिट किया उसमें जो चंद बेस्ट अदारे थे उसमें एक अफवाज पाकिस्तान का था। यानी आपकी जो यूनिटें थी वेल ट्रेंड थी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, डिव हेडक्वार्टर्स, जनरल ऑफिसर्स, यानी क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स वगैरह। बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमारा सूबेदार खुदादाद फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस था, तो इस तरह जरी लिहाज से, प्रोफेशनल लिहाज से वो ठीक थे। साथ ही जो हमने इनहेरिट किया, अच्छी सिविल इनहेरिट की, और अच्छा इरिगेशन सिस्टम था जो हमने इनहेरिट किया, अच्छा आपका टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम था जो, और रेलवे का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाकी सारे अदारे तो जो हैं ये हमारी पोलिटिसाइजेशन की भीड़ चढ़ गए। लेकिन एक अदारा जो बचा रहा वो अफवाज पाकिस्तान का था, और उसकी जो वजह है वो एक बड़ी आम है कि यानी आइन और कानून के तहत तो ये बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और हर समरी आप हैरान होंगे कि इवन मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने के लिए भी जो GHQ के मुख्तलिफ रीजनल बोर्ड बैठते हैं,
जिनको SB3 कहते हैं, सिलेक्शन बोर्ड नंबर 3, वो करके कंबाइन करके रेटिफिकेशन होके वो भी समरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास आती है। बट ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं। लेकिन जनरल साहब ड्यू रिस्पेक्ट जनरल साहब, लेकिन एक वक्त ऐसा आया खास तौर पर अफगान वॉर के दौरान कि हमारे कुछ DGISI थे, उनमें कुछ मुहिमजोई का शिकार हो गए और उन्होंने यानी चाहे फॉरेन अफेयर्स हों, चाहे ताल्लुकात हों, चाहे अमेरिका से रिलेशंस हों, चाहे सॉरी टू से जो बहुत सारे हमारे जिहादीस थे, लश्कर सिपाह, उनको अपने यानी वर्दी से हटकर भी उन्होंने जो मुहिमजोई की, उसे ओहदे को जो DGISI का था गैर मामूली तौर पर अहम बना दिया गया। वरना गालिबन जनरल अख्तर रहमान से पहले हमें पता ही नहीं होता था कि DGISI कौन है या पता नहीं क्या था, तो भुट्टो साहब के ज़माने के या बात के। तो ये भी एक है कि इसलिए जो अब जब ये सवाल आया कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे, और वही जो मैंने कहा मौसूफ फरमा रहे हैं कि, और ये खबर भी आई थी कि मौजूदा DGISI मजीद कुछ अर्से रहे अफगानिस्तान के सबब इशू या इंटरनल सबब। हालांकि जो चाहे ये DGISI हों या साबिका हों या उससे बाद होंगे, वो तो वही फॉलो करेंगे ना जो GHQ की पॉलिसी होगी या प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी होगी। जनरल साहब जी जी, देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना सिविलियन से डील करना, मुजाहिदीन से डील करना, ये उनकी ड्यूटी का एक बड़ा आम रोल है। बिकॉज पाकिस्तान खित्ते में रहना है, तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ अफगानिस्तान में हो गया, जो कुछ रीजन में हो रहा है, इन सारी चीज़ों की आशनाई जो है हमारा इंटेलिजेंस का अदारा दुनिया के चंद माने हुए अदारों में से है, तो इसलिए वो तो उनका रोल होता है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, जो ऑफिसर इन ड्यूटीज पे होते हैं उनकी कैरियर प्लानिंग भी आपको करनी होती है, और उनके कैरियर की प्लानिंग का बेस्ट अदारा उनका अपना सर्विस हेडक्वार्टर ही होता है, जिसको पता होता है कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है। मसलन अभी जनरल फैज हमीद जो है, जो हमारे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, उनके लिए अभी कमांड की जरूरत है और कमांड करने के लिए, और दैट इज व्हाई इट इज इन हिज प्रोफेशनल इंटरेस्ट कि वो उधर जाएं। और उनकी जगह जो सिलेक्शन हुई है वो भी जितना अदारा बेहतर समझता है इतना प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट नहीं समझ सकता। वो कहते रहे कि हर अफसर अच्छा होता है, ये है वो है, लेकिन आप सूटेबिलिटी देखता है अदारा। देखें, कई हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं दे आर गुड इन इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी, उनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर लगे होते हैं। कई रिसर्च में बड़े अच्छे हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। कई कमांड के अंदर अच्छे हैं, वो कमांड में होते हैं। कई स्टाफ ड्यूटीज के लिए अच्छे, कई इंटेलिजेंस के लिए फिट हैं। तो वो चुन के उनका कैरियर देख के, उनकी ग्रूमिंग देख के, और इनवेरिएबली जो वो रिकमेंड करता है GHQ, उसको ये जो मतलब दो प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू चेंज, बट ये जो अनरिटन कन्वेंशन और वो है, वो प्राइम मिनिस्टर उसको ओके करते हैं। पहले ये 3-3 नाम आते रहे, फॉर सम टाइम एक ही नाम आता था। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं था कमांडिंग ए डिवीजन और एक पैनल GHQ ने 3 जनरल्स का भेजा, उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 1998 के अंदर, तो उन्होंने कहा जी चेयरमैन POF लगाना है। तो मेरे इधर जब नाम आए तो ये समरी रुक गई कि जी नहीं, जनरल कयूम का तो क्लियर हम नहीं कर सकते, चूंकि वो मेरे ख्याल जो निसार साहब ने कहीं रेज किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, और ये जनरल कयूम जो है ये MS थे उधर, तो ये ऐसा ना हो कि मेरी। फिर उनको समझाया गया, उनके भाई जो डिफेंस सेक्रेटरी थे जनरल इफ्तिखार, उन्होंने बताया कि देखिए GHQ ये कह रहा है कि इन तीनों में हमने पॉइंट आउट किया है जनरल कयूम और जाएगा वही, लेकिन हम आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमारे फौजी जो है वर्दी पहने हुए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसियों में लोगों के वर्कर्स का काम या पॉलिटिकल नहीं करते। मिलिट्री सेक्रेटरी हो सकता है वो किसी के साथ भी हो, लेकिन एक ओथ ली हुई है और वो नेशनल रियासती मुलाजम होते हैं और वो नहीं। तो आई एम ग्रेटफुल कि फिर 2-1.5 महीने के बाद वो समरी क्लियर की प्राइम मिनिस्टर ने, और मैं उससे भी बढ़ के मैं ग्रेटफुल हूँ चौधरी निसार साहब का कि वो बाद में मुझे मिले तो उन्होंने कहा, उन्होंने सारी किया कि मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैंने जब वहाँ मैं काम शुरू किया और लोगों को उन्होंने देखा कि ये तो अक्रॉस दी बोर्ड सारे लोगों को छावनी को उठाने। नहीं आपका किरदार तो बड़ा मुनफरिद रहा है, चाहे ऑर्डिनेंस में हो, स्टील मिल में हो, लेकिन मैं फिर अगर इस पे मैं और इसको ज़्यादा हमें जितना मीडिया ने हाइप क्रिएट की वो करना भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने कहा बड़ा हसास इदारा अफगानिस्तान इंडिया। लेकिन ये जो एक शय सुर्खी बनी कि प्राइम मिनिस्टर ही का राइट होगा कि वो ISI चीफ एक्सेप्ट करे, हालांकि गालिबन इसके लिए आर्मी चीफ की भी उतनी ही मेरा
ख्याल में मशवरे की ज़रूरत होती है, या पाबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता कि उनके मशवरे की पाबंदी करने की? जैन साहब या देखें, ये तो सच्ची बात है कि प्रीरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर को होता है जब समरी जो आती है, बट आप हैरान होंगे कि इवन मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल की समरी जो कि जीएचक्यू डिसाइड करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको कहते हैं यानी सिलेक्शन बोर्ड नंबर 3। फिर नंबर 2 होता है जो कर्नल से ब्रिगेडियर का, वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास आता है। फिर ब्रिगेडियर से मेजर जनरल का, वो भी उनके आता है, लेकिन वो उसमें एक चीज भी चेंज नहीं करते। अगर ये चेंजिंग करनी शुरू हो जाते तो फिर होता कि जो प्राइम मिनिस्टर सिंध से है वो कहता कराची में एक सिंधी को लगाएं या उर्दू स्पीकिंग को लगाएं, एक कोर कमांडर पश्तो स्पीकिंग इधर होना चाहिए, और तबारा अदारा तबाह बर्बाद होता है। हमारे अदारे की खूबसूरती ये है कि मेरिट पे है, जर्नलों के बेटे सैक हुए हैं, पीएमए से निकाले गए हैं कि ये अनफिट है करने का, और सिपाही खुद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। टिक्का खान, मूसा खान, सवार खान, आप देखें, और अल्लाह का करम है, मोर और लेस। मैं ये नहीं कहता 100% तो कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये अदारा इसलिए बचा रहा कि इसके अंदर अगर किसी की सिफारिश आ जाए तो दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर बैंक करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसको ऑनर करते हैं उनकी रिकमेंडेशन को, और वो कहते हैं कि यस जो आप जानते हैं अदारे से वो हम नहीं जानते, बट हमारी ये रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे सूटेबल अफसर दे दे, और वो जब भेजते हैं तो उसको वो ओके हो जाता है। इसमें इसके माने जनरल साहब प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि वो जो ताखीर से वो जो रिलीज हुआ, इसलिए लोगों को मौका मिल गया इसको करने का। और फिर मैंने कहा कि कुछ नादान दोस्त जो अपने को आवाज़ सुनना पसंद करते हैं उन्होंने इसको खबर बना दिया, वरना जो है ये ताखीर भी होती 7 दिन 15 दिन जब इशू होता है। जी आप देखिए, ताखीर होनी नहीं चाहिए, होना इसका यही चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू हो, और उसमें उनको बताएं कि सर आपका इस ड्यूटी के लिए इस अफसर का निकलना इसलिए ज़रूरी है कि ये रिक्वायरमेंट है, और जो अफसर मेरे पास है उनमें से यू ट्रस्ट मी, मैं आपको बेस्ट जनरल दूंगा, क्योंकि आपको तो ज़्यादा पता नहीं होगा उनका, तो वो इंशाल्लाह। हमारे फौज के अंदर ना हर बंदे के पीछे दूसरा बंदा, उससे पीछे तीसरा। जंग में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हो जाता है तो पीछे एक और मेजर जनरल खड़ा होता है फौरी तौर पे, उसके पीछे ब्रिगेडियर खड़ा होता है, उसके पीछे चेन ऑफ कमांड में हमारे कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता, और सारे अल्लाह के करम से होते हैं। लेकिन कई दफ़ा कौमी नौयत के ऐसे हालात होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि जी ओके हमें इस तरह की एक्सटेंशन जैसे चीफ को मिली, या कुछ हमने, अगर वो जेन्युइन रीजंस हों कि जी कुछ जंगी हालात हैं या वॉर डिक्लेयर होने वाली है, तो उसके अंदर। अदरवाइज आप देखें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कोरियन वॉर के अंदर आगे पीछे जंगों के दौरान भी कमांडें चेंज होती रही और वो होती रहती हैं। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस को और उनके मिनिस्टर्स को ये समझना चाहिए कि आप किसी तरीके से भी आर्म्ड फोर्सेस के अदारे को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, और उसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग ना करें, उसके ऊपर कैबिनेट के अंदर भी लंबा चौड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के म्यूचुअली एक अच्छा जो सूटेबल बंदा है, चूंकि वो आईएसआई का सरबराह तीनों सर्विसेज को करता है, उसका चोली दामन का साथ होता है तीनों सर्विसेज चीफ्स के साथ, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफ करता है, आल्दो मतलब डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है। लेकिन ये कोई एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं था जिसको हमने ऐसे हाइप दी। आज हमारे इश्यू आप मुझसे ज्यादा जानते हैं मुजाहिद भाई कि इंटरनल है, सोशो इकोनॉमिक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के बिजली के बिल है, इधर है, और इंटरनली आपका ये अफगान इशू है, कश्मीर इशू है। हम अभी इन चीजों में पड़े हुए हैं, कभी हम टीटियों के पीछे पड़ते हैं, कभी हम इसके पढ़ते हैं, और पूरे 4 दिन 6 दिन हमारी डिस्कशन इन चीजों। शुक्रिया जनरल अब्दुल कयूम साहब, सेनेटर भी रहे हैं। मैंने कहा मेरी तो वाकफियत उनसे जब मिलिट्री सेक्रेटरी थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, उसके बाद यानी उसके बावजूद के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब के साथ हुए, बड़े अहम मुद्दों पर रहे। और जनरल अमजद शोहद साहब की भी बड़ी गहरी नज़र है। मैंने कहा जनरल साहब से भी पूछूं कि जनरल साहब ये जो इतना, जैसे मैं अभी जनरल कयूम से जिक्र कर रहा था कि इतना हाई माफ़ कीजिएगा, हाई प्रोफाइल मसले पर एक चीफ वेब, एक रुकन असम्बली जो है वो कह रहे हैं कि जी वजारत दिफा से नाम जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत थी इसकी। जनरल साहब वो मेरे लिए भी हैरान कौन था कि वो आमिर डोगर कहाँ से निकल आया, उसका क्या ताल्लुक ये इस तरह की बात करने का, वो मैंने भी देखा था। लेकिन बासूरत ये थोड़ा बहुत डिसिप्लिन की कमजोरी तो इनकी है ही। आपको पता है कि ये वज़रा अक्सर बयान देते रहते हैं, किसी और ने भी सोच लिया बयान देने का,
तो बात चीज़ों पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वो भी ये बोलते हैं, बयान दे देते हैं, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैन साहब, अगर आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये जो बहरहाल ये तो आया ना कि प्राइम मिनिस्टर ने ये चाहा था उनके कहने के मुताबिक कि फैज़ हमीद बिकॉज ऑफ काबुल और इंटरनल मसाइल के सबब जो है वो कंटिन्यू करें इस पोस्ट को, जब लेकिन फैसला तो पहले आ चुका था ना, और जो फैसला आया था उदय का वो भी पीएम और आर्मी चीफ के मशवरों के बाद आया होगा ना, DGI समेत कोर कमांडर की तब्दीली। जनरल अमजद, नहीं, मेरा ख्याल है कि जब ये वर्बल डिस्कशंस हुई हैं तो ये बात उस वक्त उनके साथ क्लैरिफाई हो गई होगी। देखिए, आप देखिए कि कराची से नदीम अंजुम आ रहे हैं यहाँ पे ISI, बड़ा सीधा सा पोस्टिंग ऑर्डर था कि फैज़ हमीद कराची चले जाते, लेकिन उनको पेशावर पोस्ट किया गया। वो इसी वजह से कि अफगानिस्तान अहम है और एक आदमी जो तजर्बाकार है, जिसने काम किया हुआ है, उसको सोच समझ के एक जगह पे प्लेस किया गया है कि वो वहां से आपको मदद कर सके, हैंडल कर सके, ट्रूप्स भी कमांड करेगा और अफगानिस्तान की सिचुएशन भी देखेगा, क्योंकि उसके अपने भी जो पहला भी कोर कमांडर होगा उनके भी टेंटिकल वहां काम कर रहे होंगे। ये तो नहीं, पेशावर कोर कमांडर की तो सारी फिक्र ही अफगानिस्तान। तो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने वो वजाहत कर दी होगी, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि इस चीज का फिक्र न करें कि इसको मुद्दत और मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से मुद्दत मिल ही गई, क्योंकि हमने प्लेसिंग उसकी ऐसे कर दी है, तो वो मामला हल हो गया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात से नजर रही चीज। लेकिन ये तो है ना जनरल साहब के, क्योंकि मामूल से हटकर ताखिर हुई, जब एक आ चुका था प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के मशवरे से नोटिफिकेशन के ये कोर कमांडर होंगे और DGI तब्दील होंगे, तो फिर उसमें ताखिर हुई, इबहाम हुआ, मीडिया को गुफ्तगू का मौका मिला, फिर जैसे मैंने कहा उनके नादान दोस्त आ गए, तो ये मामूल से हटकर सूरत हाल पैदा हुई ना जनरल साहब। जी, पहली बात तो ये कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, दुरुस्त नहीं। ये सारी बातचीत में ही ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी पहले दिन ही। जो 7 दिन के बाद या 6 दिन के बाद बातचीत से आपने तय की, वो पहले दिन हो जानी चाहिए थी, इसको प्रायोरिटी देते। दूसरी बात यह है कि मीडिया में इसको बहुत ही एक सीरियस इशू के तौर पे उछाला और उसमें ये इंप्रेशन दिया गया कि ये अब हालात गवर्नमेंट और मिलिट्री और सिविल ताल्लुकात जो वो बिल्कुल तबाह हो गए और अब कन्फ्रंटेशन है। बड़े सारे लोग, बाज मीडिया हाउसेज जैसे ये हमारे ही अपने जो लोग अमूमन तमाशा देखने के ख्वाहिश हैं, वो बात करते रहे कि जी 6 अक्टूबर से दुनिया बदल गई। मेरे अपने प्रोग्राम्स में लोग कहते हैं 6 अक्टूबर से दुनिया बदल गई। दुनिया कोई नहीं बदली। असल चीज ये है कि अक्लमंदी का तकाजा ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ समझते थे कि ऐसे नहीं ऐसे, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उसी दिन मीटिंग रख लेते, ताकि ये बाहर अफवाहें और चहमगोइयां होती ही ना। खराबी यहाँ पे हुई है कि आपने लंबा किया, दरमियान में ये वीकेंड भी आ गया और इस असना में अफवाहें फैलती रही, बात बढ़ती गई। बदमज़गी अफवाहों की वजह से ज्यादा हुई, वरना तो मेरा ख्याल है ये आपस में रिजॉल्व कर लेते, पहले दिन ही हो सकता। तो जनरल अमजद शोएब, फाइनली अब जनरल नदीम अंजुम ही, यानी कहते तो यही हैं कि वज़ारत दफ़ा ने 3 नाम भेजे हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त जनरल नदीम अंजुम का ही है और वही ISI के सरबराह भी होंगे, ऐसा ही है जनरल साहब? मेरी जो है इल्म या इत्तला उसके मुताबिक पोस्टिंग में तो तब्दीली नहीं है, वो नदीम अंजुम ही हैं, लेकिन प्रोसीजर डेफिनेटली वो नए सिरे से शुरू किया गया है और उसमें हो सकता है कि नदीम अंजुम की रिपोर्टिंग पीरियड वगैरह कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो। शुक्रिया जनरल साहब। और लगता ये है कि जब ये समरी आने के बाद ये मसला तकरीबन ख़त्म ही होगा, लेकिन एक और IMF ने ये हमें इत्तला दी है आवाम को कि महंगाई का बम मज़ीद ज़ोरदार तरीके से फटने वाला है, गिरने वाला है। तो गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्ली आपको खुशामदीद कहता है और
और एक बड़े मोतबर इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने इंकशाफ किया है कि IMF ने हमें इत्तला दी है कि महंगाई, बेरोज़गारी और करंट जो खसारा है अकाउंट, उसके लिए तैयार रहें। महंगाई वैसे तो 8.9% कह रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा है। कहते हैं जी नहीं, अगर ये कम भी हुई तो महज 4% होगी, वरना 8.9 बल्कि 9% रहेगी। बेरोज़गारी को भी कहा जा रहा है कि जनाब 5% रहेगी। पेट्रोल के बारे में कहा तो यही जाता है, अभी भी जब 123 पे पहुँचा है कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आप देखें कि जनाब डॉलर उसकी उड़ान जारी है कि 171 रुपये पर पहुँच चुका है। ये तारीख़ी जो है जिसको कह सकते हैं कि जनाब रिकॉर्ड है। फिर अगर तरक्की की शरह भी हमें 4% बताई जा रही है। कंपेयर तो नहीं करना चाहिए इन मुल्कों से, लेकिन अगर आप पड़ोसी मुल्कों में देखें तो उनके यहाँ चीन में कोई 8% तरक्की की शरह, फिर भारत में 9.5, फिर बरतानिया में 6,008 और यूरोप में 5%। तो यूँ ये जो मईशत के हवाले से IMF हमें इत्तला दे रहा है, और बाकायदा आप तो डिक्टेट करते हैं कि आपके यहाँ शक्कर की क्या कीमत होनी चाहिए, बिजली की क्या कीमत होनी चाहिए, पेट्रोल की क्या रखना चाहिए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये IMF के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो उन्होंने हमसे मुतालबे किए हैं, बल्कि ये भी तयन कर दिया है कि मुस्तक़बिल में जो है वो पेट्रोल डॉलर और फिर अशिया ज़रूरत की चीज़ों की क्या कीमतें होनी चाहिए। तो फिर तो हमने एक लिहाज से गिरवी रख दी ना मईशत उन लोगों के बारे में जो बाहर बैठे हैं। डॉक्टर साहब नहीं, देखें, इसमें IMF का जो मेजर कुछ टारगेट्स होते हैं। नंबर 1, उनका टारगेट ये है कि एक चीज़ हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, उसको मेंटेन करना। उसका बेसिकली होता है कि आपके जितनी भी आमदन है वो कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए कि आपके तमाम खर्चे पूरे हो जाएं सिवाय डेट सर्विसिंग के। तो वो एक टारगेट है उनका कि 0.6% से ज़्यादा आप वो डेफिसिट नहीं कर सकते। तो उसके नतीजे में वो आपको कहते हैं कि रेवेन्यू अपना मेंटेन करें, ड्रॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रेवेन्यू ड्रॉप हो जाएगा तो फिर खर्चा आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये जो बिजली का निज़ाम है अच्छा है या बुरा है, इसमें सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है और इसके ऊपर आप काबू पाने का तरीका या तो आप इसको बजट में लेके ख़त्म करें या फिर आप कीमतें बढ़ाएं ताकि कंज्यूमर इसको ख़त्म करे। लेकिन डॉक्टर साहब ये एक ऐसा गुब्बारा है जो जब फटेगा तो हर चीज़ को तबाही करेगा। डॉक्टर साहब, ये जो आप कंज्यूमर का कह रहे हैं, तो यही तो मेरा सवाल है कि यानी जो आप जो भी बता रहे हैं इन सब का, कंज्यूमर अवामी के मसाइल बढ़ेंगे ना। जो भी हम वादे करेंगे वो ट्रिकल डाउन उसके अवाम पर होंगे। जैसे पेट्रोल, यानी हर रोज़ जो है एक आदमी, आम आदमी भी 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, वो 123 रुपये का डलवा रहा है। पेट्रोल से फिर वो जो मुदरफ जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे अशिया कीमत की ज़रूरत बढ़ती है। तो यानी ये जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ आवाम को ही उस पर बोझ डाला जा रहा है ना। उसका कोई अशराफिया अमीनों को या हुक्मरानों पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना डॉक्टर साहब। बरेलवी साहब, ये तो अब आपने देखा है ना कि यही तो मसला है पाकिस्तान का कि आपने देखें 90 से पहले पाकिस्तान की जो एनर्जी थी वो ज़्यादातर डैमों से आती थी और डैमों की जो एनर्जी थी वो रुपयों में थी और उसका कोई फॉरेन ट्रेड पे इतना कोई ख़ास असर नहीं था, बल्कि हमारी बड़ी सस्ती बिजली थी। लेकिन यहाँ पे डैमों को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया और वो डैम बनने ही नहीं दिए। उसके बाद आपने IPPs का निज़ाम ऐसा बनाया कि जो डॉलरों में है, और ना सिर्फ वो डॉलरों में है, उनका जो फ्यूल है, जो एनर्जी प्राइस जिसको कहते हैं हम, वो भी डॉलरों में है। तो ये सारा कुछ डॉलरों में आप
करते चले गए हैं और ये बिल्डअप पर्टिकुलरली पिछले 10 साल में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आपका ये कहना बिल्कुल बजा है, लेकिन हमारा तो ये मसला है ना कि जो माजी की हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जिस पर प्राइम मिनिस्टर हमारी इमरान खान की हुकूमत तनकीद करती थी, और ख़ास तौर पर ये नॉन डेवलपमेंट अखराजात, ये कहते थे हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये ऐवान सदर को नहीं कर देंगे, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को कर देंगे, इनके वही वजीर हैं, मुशीर हैं, 4 सूबत हैं। तो ये जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनमें तो कोई कमी नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर हाउस के हुए, प्रेसिडेंट हाउस के जैसे मैंने लिया, इनकी गाड़ियों के, इनके जो बेजा अखराजात हैं, इनके साथ जो प्रोटोकॉल है, उसमें अगर शायद 30% कमी होती तो कम से कम उसमें आवाम तो फ़र्क पड़ता, मतलब नज़र भी तो आता ना। चलें, हम समझते हैं कि ये मसाइल हैं जिनकी आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब्दीली सरकार ने तब्दीली रियासती इदारों में और अपने जो उनके साथ इर्द गिर्द वज़ीरों मुशीरों की फौज है उसमें तो नज़र नहीं आती ना। हमें तो गरीबी नज़र आता है ना, मज़ीद भीख मांगता हुआ, मज़ीद बेरोज़गार होता हुआ। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है। बहुत सा पैसे कंट्रोल किए गए हैं इन दफ्तरों के, जो अगर आप एग्जामिन करें तो इनमें उस तरह की ग्रोथ नहीं है, और क्योंकि रुपए की कीमत भी गिर चुकी है तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन मसला अल्टीमेटली ये आता है कि पेंडेमिक में भी हो, आप वैसे ही बेरोज़गारी हो, और अगर सरकारी मुलाजमीन को भी आप घर भेजना शुरू कर दें तो वो एक बड़ा मुश्किल हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगा कि जी ये बेरोज़गारी और बढ़ रही है। ऑलरेडी आपको पता है पेंडेमिक की वजह से हमें खासा नुकसान हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब फिर मैं आपके बसद एहतराम, और मैंने कहा आप तो मईशत के उस्ताद हैं, अथॉरिटी के दर्जे रखते हैं, मैं तो एक तालिब इल्म की ऐसे पहुँच रहा हूँ। ये जो आप पेंडेमिक यानी जो कोरोना है, मैं तो अगर इतने पिछले चंद महीनों में पढ़ा है, कोई मैं हबीब बैंक, UBL, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक देख लें, चार्टर बैंक, बैंक अल-फलाह, फिर मैं देख रहा था ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, सीमेंट, हर एक ने जो अपना सालाना मुनाफा दिया है जनाब अरबों रुपए में दिया है। और साथ साथ चले इसमें मीडिया हाउस भी शामिल कर लें, और ख़ुद इन्होंने 40% लोगों की तनख्वाहें कम की हैं, हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया है। तो इनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी ये जो बड़े बड़े मालियाती इदारे थे, अगर कोरोना के होते, आम आदमी ज़रूर 2 करोड़ बेरोज़गार कर दिए, आमदनी उनकी शायद $1 से भी कम रह गई रोज़ाना। डॉक्टर साहब नहीं है, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं और गाड़ियां खरीद रहे हैं, और किसान जो है वो ट्रैक्टर खरीद रहा है। सो आई थिंक बिल्कुल सही बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो रही है। उसके साथ साथ एक एक्सटर्नल शॉक भी है कि दुनिया में कमोडिटीज़ और ये तेल की बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में ये एक्सटर्नल शॉक जो है ये अगले 3 से 6 महीने में खासा कम हो जाएगा। मेन हमारा इस वक्त मकसद ये होना चाहिए कि हमारे रिजर्व्स जो हमने बड़े मुश्किल से बनाए हैं, अब वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कोई उनमें कमी आए, बल्कि उनको हमने बढ़ाना है। उसके लिए मैंने जो पहले बात की कि हमें GDRs करने पड़ेंगे, हमें ये बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स करने पड़ेंगे, और हमें हो सकता है ये जो कुछ अदारों को प्राइवेटाइज भी करना पड़े, और वो पैसा अगर आए तो उसको हमें डायरेक्टली अपने रिजर्व्स में रखना चाहिए, ताकि हमारी इकॉनमी जो है अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट की अनसर्टेनिटी कम करने की ज़रूरत है। CPEC की अगर इन्वेस्टमेंट भी इसी के साथ मुंसलिक है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ महंगाई से नहीं तल्लक, लेकिन बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स से उसका तल्लक है। और मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो लोगों को तकलीफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स जो हैं हमारी पॉपुलेशन के, उनको फ़ायदा भी बहुत हुआ है।
शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर शाह का बजा तौर पर फरमाना दुरुस्त, और मैंने कहा ना उनसे कन्फर्ट ज़्यादा इसलिए भी नहीं कर सकता कि मईशत के हवाले से अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन बहरहाल IMF का यह ऐलान कि महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, करंट खसारा बढ़ेगा, ये एक बड़ा अलार्मिंग है। और देखना यह है कि हुकूमत इसको किस तरह हैंडल करेगी। अभी तो ज़रा बेबसी नज़र आती है। और आज सहपैर से ख़बरें आ रही हैं कि स्पीकर सिंध असम्बली के घर का नैब ने घेराव कर रखा है। कोई उनसे 1 अरब पता नहीं कितने करोड़ रुपया, पता नहीं कितनी गाड़ियां उनके वसूल की जाएंगी। हमारे नुमाइंदे खावर वहां आज सारा दिन मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और सहपहर से खबरें आने लगी कि सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी के घर पर गिरफ्तार करने के लिए नैब की टीम पहुंच चुकी है। हमारे नुमाइंदे खावर जब से वहां मौजूद हैं और उनका कहना है कि आगा सिराज दुरानी और उनके ख़ानदान के ऊपर 160 अरब रुपए के असासे, 350 तोला सोना और 35 गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो खावर क्या पोजीशन है यहाँ पर? जो नैब के अरकान मौजूद हैं, दरवाज़ा तो नहीं तोड़ा? और पीस पार्टी के कोई जयाले मिनिस्टर मुशीर वशीर अब तक यहाँ आए या नहीं आए? क्या पोजीशन है खावर? नहीं मुजाहिद साहब, ऐसा कोई वाक़या अभी तक पेश नहीं आया। 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। नैब की टीम यहाँ पर मौजूद है आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह डिफेंस में ख़याबान मुजाहिद पर, लेकिन अभी तक ना तो नैब की टीम ने अंदर जाने की ज़बरदस्ती कोशिश की है और ना ही अंदर से कोई। लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लाइटें बुझी हुई हैं, कुछ लोगों की मौजूदगी पता चल रही है खावर? जी मुजाहिद साहब, अगर मेरे कैमरामैन अदील आपको दिखा सकें, लाइटें घर की बंद हैं। तकरीबन शाम जब मगरिब का टाइम था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हुआ, लेकिन लाइटें नहीं जली, लाइटें बंद हैं। अब से कुछ देर पहले आगा सिराज दुरानी के फर्जंद आगा शहबाज वो घर से बाहर निकले थे और उन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान से थोड़ी सी बात की। उनका ये कहना है कि घर में खवातीन मौजूद हैं। लेकिन आगा शहबाज को तो उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा वगैरह, कुछ नहीं कहा आगा शहबाज को नैब के अफसरान ने? जी नहीं, बिल्कुल सिर्फ आगा सिराज दुरानी की ज़मानत मनसूख हुई है। उनकी बाकी फैमिली के जो बेटियां हैं, अहलिया है और बच्चे, उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद नहीं हुई थी अदालत की जानिब से, लिहाजा उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है नैब। सिर्फ आगा सिराज दुरानी के लिए यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ जो 9 अफराद दीगर थे जिनकी ज़मानत। पीपल्स पार्टी का कोई अहम रहनुमा इन 3 घंटों में आया खबर? जी इम्तियाज़ शेख जिन्होंने आज सिंध असम्बली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो यहाँ पर आए थे। उनका ये कहना था कि उन्होंने टेलीविज़न पर देखा था कि आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर। ठीक है, तो हमारे नुमाइंदे खावर जो है 3 घंटे से वहाँ मौजूद और कहते हैं कि सिर्फ इम्तियाज़ शेख ज़रूर एक नुमाइंदा वहाँ अब तक आए हैं। जो लोग अंदर हैं, उनके साहबजादे वो अंदर हैं, नैब के लोग बाहर हैं। देखें ये ड्रामे का कब टॉप सीन होता है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।